हाय गाइस, मैं तो सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि आधार इनरोलमेंट नंबर में आधार सुपरवाइजर का जो एग्जाम होता है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किन क्वेश्चनों का किन चैप्टरों का वेटेज ज्यादा होता है और कितने चैप्टर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आज हम आधार सुपरवाइजर के जितने भी क्वेश्चन वगैरह सारे आते हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑपरेटर सुपरवाइजर का एग्जाम है और यहाँ पर दिया हुआ है इसमें एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इनमें जो चैप्टर वाइज मॉडल है कितने चैप्टर हैं और उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें पूछे जाने वाले हैं। तो इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे आधार सुपरवाइजर एग्जाम में। आपको पता होगा कि आधार सुपरवाइजर का एग्जाम जो है NHIIT वाला लेता है, IT लेता है। तो उसमें क्या क्या पूछने वाले हैं तो वो सब जानते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आधार का क्वेश्चन आता है। इंट्रोडक्शन आधार में जो है 29 क्वेश्चन होते हैं, इसमें लेवल 2 में 9 क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो होता है 6 मार्क का क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा ही जाना है, जो कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रार इनरोलमेंट एजेंसी एंड इनरोलमेंट स्टाफ का क्वेश्चन आता है। आपको मैं दिखाई देता हूँ कुछ किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उसका चैप्टर लिखा है। चैप्टर का नाम क्या है, अध्याय का नाम क्या है, UID और आधार परिचय है यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न है यहाँ पर, और ये 4 ऑप्शन होंगे, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, ऐसे ही करके आपको 4 ऑप्शन जो है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 4, ऐसे करके 4, और यहाँ पर आपको लास्ट में उत्तर दिया होगा। टोटल आपको लगभग 500 प्लस क्वेश्चन अभी बताए जाएंगे और इन्हीं 500 क्वेश्चन में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आप इन सभी पूरे वीडियो को 500 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप 95 या 100 तक का क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस चैनल पे बने रहिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इनमें जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें पूछे जाते हैं और जो है कितने चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कितने चैप्टर आपको यहाँ पर आपको तैयारी की जाएगी, कितने चैप्टर आपको यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है और वहां पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ IT। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ UID आधार, ये सुपरवाइजर का एग्जाम जो होने वाला है उसका है। तो यहाँ पर जो टोटल आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने होंगे, टोटल 38 क्वेश्चन पढ़ने होंगे, जिनमें से 6 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 करके ऐसे आते हैं क्वेश्चन की जो थोड़ा सा इजी वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो अभी जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो आप पहले नीचे जाके देख लेते हैं कि इसमें आपको कितने क्वेश्चन कितने चैप्टर हैं। तो टोटल 9 चैप्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 चैप्टर क्वेश्चन है। 9 चैप्टर में आपको टोटल 200 यहाँ पर दिया हुआ है, लगभग 402 क्वेश्चन, 402 क्वेश्चन के जो सीरीज है टोटल 402 दिया हुआ है, लेकिन अभी के हिसाब से 500 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन आपको जो है पढ़ने होते हैं। आपको 55 नंबर लाना ही लाना होता है अगर आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो उसके लिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप चैप्टर का नाम देख लीजिए। यहाँ पे ये एक है इनरोलमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ UID आधार। दूसरा रजिस्ट्रार के बारे में, इनरोलमेंट एजेंसी और इनरोलमेंट स्टाफ के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद ऑन बोर्डिंग ऑफ इनरोलमेंट एजेंसी एंड ऑन इनरोलमेंट स्टाफ के बारे में। आधार इनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस क्या क्या होता है उसके बारे में रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर कैप्चर डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफी डिटेल, अर्थात कैप्चर डेमोग्राफी मतलब फिंगरप्रिंट डिवाइस वगैरह में जो कैप्चर कैसे किया जाता है वो सारा चैप्टर 5 में आपको दिया जाएगा। चैप्टर 5 देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये रजिस्ट्रार और इनरोलमेंट एजेंसी से आने वाले हैं। उसके बाद सेकंड वाला है जो गाइडलाइन दिया होता है इनरोलमेंट का, ऑपरेटर सुपरवाइजर और क्वालिटी इनरोलमेंट क्या होता है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां से कुछ क्वेश्चन जो है पुटअप होंगे। ठीक है, तो आप सभी को सारे क्वेश्चन लगभग लगभग आपको पढ़ लेने हैं और वहीं से सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है गाइडलाइन। ठीक है, और फिर ऑफेंसिव और पेनाल्टी क्या होती है, तो उसमें से लगभग 7 क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं।
और यहाँ पर उसके बाद आते हैं तो गाइडलाइन में इनरोलमेंट का जो पूरा डिटेल होता है, इनरोलमेंट फॉर एनरोलमेंट स्टाफ, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड अवॉइड फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड को अवॉइड, इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चन की तैयारी करना है। टोटल आपको पता ही होगा 120 मिनट का जो है ड्यूरेशन होता है और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिनमें से अगर आप 55 क्वेश्चन प्लस करते हैं तो आप यहां से जो है इस एग्जाम एनी कैंडिडेट स्कोर 55 और मोर मार्क्स शैल बी गेट सर्टिफाइड एज ECMP ऑपरेटर एंड कम सुपरवाइजर, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा क्वेश्चन प्लस अटेंड करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा आधार का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी आपको सारे क्वेश्चन आपको एक बार देखने हैं, ठीक है। आपको बस वीडियो देखना है और एक बार वीडियो देखने पर ही, देखने मात्र से ही आपको सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाने हैं। तो गाइस चैनल को स्किप मत करिएगा। अगर आप सीरियसली में एग्जाम क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो इसका मैं जो ये PDF है, इसका लिंक मैं दे दूंगा और इसको कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं बता दूंगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी को सब कुछ पता चल जाएगा कि ये PDF कैसे पढ़ना है और कहाँ से मिलेगा ये PDF। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर जो अध्याय दिया हुआ है यहाँ पर इंट्रोडक्शन। हाँ, एक चीज और, ये आपका क्वेश्चन आपका आई थिंक इंग्लिश में ही होने वाला है, तो आप इंग्लिश जरूर पढ़ के जाइएगा। इंट्रोडक्शन टू UIDAI एंड आधार, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द एस्टैब्लिश UID बाय पासिंग एक्ट आधार एक्ट। आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की, ठीक है। UIDAI की स्थापना किसने की, तो आपको यहाँ पर विकल्प 1 दिया है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये यही चीज हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर भारत सरकार दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर रजिस्ट्रार दिया है, यहाँ पर इनरोलमेंट एजेंसी, नामांकन एजेंसी दिया है। तो यहाँ पर आपको उत्तर भी दिया होता है कि आपका कौन सा उत्तर जो है इसका सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ पर जो है भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये आपका राइट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहां से टिक कर देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका राइट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू UID, ठीक है। इसी में यही चैप्टर अभी चलने वाला है, आपको अब इधर ध्यान नहीं देना, ठीक है। आपको इस तरफ का ध्यान नहीं देना है, आपको ये चैप्टर, ये अध्याय एक ही चलने वाला है, तो आपको इसको नहीं मतलब। अभी क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, अभी 2 क्वेश्चन है जो when was the UID established as statutory authority under Minister of Electronic and IT। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक और सुप्रो मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया, मतलब आधार को जो है कब इसे स्थापित किया गया जो है कि वैधानिक रूप से, मतलब मंत्रालय द्वारा इसे किस डेट को जो है ऑथराइज कर दिया गया कि UIDAI एक संस्था होगी जो कि एक आधार बनाने के लिए ऑथेंटिकेट होगी। तो ये 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई, आप ये डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई 2016। तो ये डेट आप लिख लीजिए कहीं पर क्वेश्चन में। उसके बाद UIDAI का उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूड UIDAI। जैसे कि आपको पता होगा कि UIDAI के लिए जो है कौन सी एजेंसी जो है UIDAI जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, तो UIDAI खुद ही है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन जो है 4 सही रहेगा, ये ऑप्शन सही होने वाला है। उसके बाद आपको जो चौथा क्वेश्चन है व्हाई वाज द UIDAI क्रिएटेड, UIDAI को क्यों बनाया गया था। तो पहली बात तो टू प्रूव द रोबस्ट टेक्नोलॉजी, एलिमिनेट डुप्लीकेट एंड फेक आइडेंटिटी कार्ड, डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए मजबूत तरीके से, इसीलिए इसको UIDAI की स्थापना मतलब आधार बनाया गया इसीलिए। तो आप पहला ऑप्शन सही भी है, और यहाँ पर ऐसी पहचान प्रदान करता है जिसके एक आसान लगता है
लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है। मतलब आधार के द्वारा आप किसी की प्रमाणिकता जो है सत्यापित कर सकते हैं कि उसका जो है उसमें डेमोग्राफी मतलब कि आपका फिंगरप्रिंट लगा होता है, सारा कुछ होता है, तो आप वहां से जो है इसे स्थापित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, जिसमें कि आपका 1 और 2 दोनों सही रहने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, When was the Aadhaar enrollment Aadhaar regulator 2016 published in official gazette? आधार नामांकन और एनरोलमेंट 2016 सरकारी राजपत्र में कब से प्रकाशित हुआ? कब से इसे जो है नामांकन प्रक्रिया को राष्ट्रपति द्वारा मतलब इस्टेब्लिश कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया, मतलब पब्लिश कर दिया, जो कि लोगों के लिए लोग कब से इसका काम शुरू कर सकते थे? तो 12 सितंबर 2017 से। देखिए 12 जुलाई से जो है 2016 से जो है ये इसका जो है इस्टेब्लिश किया गया, मतलब मंत्रालय का यूआईडीएआई के मंत्रालय का गठन हुआ है। और यहाँ पर 12 सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर अर्थात 14 महीने बाद जो है यहाँ पर आपका इसका जो है प्रकाशित कर दिया गया, मतलब इसे पब्लिश कर दिया गया, लोगों के लिए खोल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आधार एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस? आधार नामांकन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि आधार नामांकन अगर कोई करवाना चाह रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या करना चाह रहा है? फिर यहां पर अभी क्वेश्चन क्या है कि यहां पर क्या करना चाहता है, तो आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जन सांख्यिकी एवं बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने का प्रक्रिया, मतलब कि यह प्रोसेस है एक डेमोग्राफी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के लिए, जिससे कि लोगों के आधार जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और आइरिस, आइरिस मतलब आंखों की जो रेटिना जो होता है उसका जो है डेमोग्राफी, वो सारा कुछ किया जाता है। तो ये एक प्रकार से नामांकन प्रक्रिया का ही एक अंग होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है, इसका ये सही है। उसके बाद यूआईडी का इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? मतलब अगर आधार किसी का बनाना है तो उसमें डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट लिया जाता है हेतु निवासी के डेटा को जो कैप्चर किया जाता है करने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? इस प्रक्रिया को सीधा इनरोलमेंट बताया जाता है। इनरोलमेंट जैसे कहते हैं नामांकन प्रक्रिया, कि आपका जो है फिंगरप्रिंट स्कैन हो चुका है यहाँ पे और आपका जो है मतलब बायोमेट्रिक स्कैन कर लिया गया, यहाँ पर निवास वगैरह फीड कर दिया गया, मतलब इसका है कि आपका इनरोलमेंट जो है यहाँ पर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था। सबसे पहले जो इनरोलमेंट एजेंसी इज एनी एंटायर ऑथराइज और रिकॉग्नाइज्ड बाय द अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ इनरोलमेंट इंडिविजुअल थ्रू इनरोलमेंट एजेंसी। सबसे इसका जो है मेन मतलब यही है कि अथॉराइज्ड पर्सन कौन होता है। जो ये इनरोलमेंट एजेंसी होती है, नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के लिए, मतलब नामांकन एजेंसी जो है यहाँ पर लोगों को व्यक्तियों को नामांकित जो किया जाता है उनके उद्देश्य प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत मान्यता प्राप्त कोई संस्था होती होगी ना, तो उसका एक व्यक्ति होगा तो उसका व्यक्ति का नाम है रजिस्ट्रार। इसका जो मेन हेड होता है जो कि रजिस्ट्रार होता है। आधार का डेमोग्राफी का जो आधार का पूरा काम होता है या रजिस्ट्रार द्वारा, रजिस्ट्रार के निगरानी में ही सारा कुछ किया जाता है। अभी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले उसमें यहां पर आता है
सत्यापनकर्ता, वेरीफायर एंड सर्टिफायर, प्रमाणित करता। पर्सन अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट इनरोलमेंट। देखिए आधार का काम जो है, ठीक है, आधार का काम करवाने के लिए कोई व्यक्ति को रखा जाता है, तो वो व्यक्ति को जो रखा जाएगा तो वो कौन रखेगा, मतलब उसे कौन नियुक्त करेगा? उस आपकी ये आप जो है इन सभी का डॉक्यूमेंट चेक करिए और इनका जो है आधार यहाँ पर चेक करके इनको सबको जो है आधार का काम दिलवाइए। तो इसका काम जो होता है वह रजिस्ट्रार का, रजिस्ट्रार ये है जो रजिस्ट्रार जो है वह काम जो है ये करवाता है, ये सारा काम करवाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इज द प्लेस वेयर द, वह स्थान जहां आधार इनरोलमेंट अपडेट इज कंडक्टेड बाय सर्टिफिकेट ऑपरेटर सुपरवाइजर, वह स्थान जहां प्रमाणिक ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार इनरोलमेंट का कार्य किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे इनरोलमेंट सेंटर बोला जाता है। ठीक है, आधार मतलब आधार सेंटर नहीं, इनरोलमेंट सेंटर, नामांकन केंद्र। ठीक है, जहां पर आधार का काम जो होता है वो होता है वहां पर नामांकन केंद्र बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन, is a certified personnel employed by the enrollment agency to execute the process of enrollment update at the enrollment center। नामांकन केंद्रों पर नामांकन जो इनरोलमेंट प्रक्रिया को निष्पादित करने का कार्य के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक प्रमाणिक कर्मचारी होता है। ठीक है, मतलब एक नामांकन जो केंद्र होता है, जैसे कोई एजेंसी है आधार इनरोलमेंट की, जहां पर ये सारे कार्य होते हैं निष्पादित करने के लिए नामांकित एजेंसी, ठीक है, नामांकन एजेंसी के द्वारा नियोजित एक प्रमाणिक कर्मचारी, मतलब एक जो प्रमाणिक कर्मचारी होता है, प्रमाणिक कर्मचारी मतलब उसे ऑथेंटिकेट होता है रजिस्ट्रार द्वारा। रजिस्ट्रार जो है अपने उस पे जो है उसको नियुक्त करता है जिससे कि आधार का कार्य कर सके। तो वो कौन होता है नामांकित कर्मचारी? तो वो होता है इंट्रोड्यूसर। ठीक है, इनरोलमेंट सुपरवाइजर होता है। कौन होता है? इनरोलमेंट सुपरवाइजर होता है। नाम, एक मिनट जस्ट वेट, इनरोलमेंट सुपरवाइजर मतलब नामांकन पर्यवेक्षक होता है। ठीक है, नामांकन पर्यवेक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है, हु among the following ensure that only trained and certified person handle the enrollment update process। निम्नलिखित में से कौन सी सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति ही नामांकन प्रक्रिया को संचालित करते हैं? ये कौन बताता है कि मतलब इसमें कहने का मतलब है नामांकन एजेंसी सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति ही नामांकन प्रक्रिया के संचालित कर रहे हैं, तो यह नामांकन एजेंसी ही तय करती है। अगला क्वेश्चन है, इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द सर्टिफिकेट एग्जाम फॉर द रोल ऑफ ऑपरेटर सुपरवाइजर। ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं ऑपरेटर सुपरवाइजर का, इसकी प्रमाणिकता के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके TCA, जिसे ना टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी, परीक्षण और प्रमाणित एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है। इज ए पर्सन रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर्ड एंड अथोराइज। ठीक है, जो किसी ऐसे व्यक्ति पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है,
अब ये POI और POA है क्या, पहले ये जानते हैं। अब यहां पर जो दिया हुआ है POI और POA, तो जान लीजिए आप POI मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और POA मतलब होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है, इनके कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? ये इंट्रोड्यूसर होगा, मतलब ये रजिस्ट्रार प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें UID और आधार परिचय में, एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार का प्राधिकरण के साथ है पंजीकृत है, रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। ये तो सेम वही क्वेश्चन हो गया, तो यहां पर भी सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि आधार, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीने में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में हो रहा है। ये क्या लिखा है, इसका मतलब आप समझे? यहां पर अगला क्वेश्चन है, नामांकन पहचान संख्या नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक अंक संख्या है। मतलब इससे यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि कितने अंक की जो EID मतलब इनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर EID एक जनरेट की जाती है, जो कि आप जैसे ही इनरोलमेंट कराने जाते हैं, आधार इनरोलमेंट कराने जाते हैं, तो एक EID इनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपका आधार जो है क्रिएट होता है, तो उसमें कितने नंबर होते हैं, ठीक है, EID में कितने नंबर होते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है 28 सही हो जाना है, ठीक है, 28 ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन रेसिडेंस इज ए इंडिविजुअल हु हैज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए, पीरियड अमाउंटिंग इन आर टू days or more than 20 month, immediately proceed the date application for the आधार enrollment। मतलब निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीने में दिन या उससे अधिक अवधि में हो रहा है। तो कितने दिन की अवधि के लिए 12 महीने, मतलब 12 महीने में आपको पता होगा 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जिनमें से 182 जो डेट दिया होता है 182, ठीक है। यही कहने का मतलब इनका यही था यहाँ पे कि एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीने में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रहा हो। अगर कोई मान लीजिए बाहर से आया हो, NRI हो या कोई है, ठीक है, तो वो उसके आधार नामांकन से पहले, मतलब आधार को इनरोल करने से पहले उसे भारत में कितने दिन रहना होगा? भारत में उसे 182 दिन जो है रहना ही होगा। अगर वो विदेश में रहता है, बाय द वे कोई अमेरिका में रहता है, ठीक है,
अमेरिका से वह भारत में रहना, मतलब भारत पैदा हुआ और भारत में रह रहा है, तो भारत में उसे टोटल कितने दिन होने रहने हैं? एक साल में लगभग 12, मतलब 365 दिन में उसे 182 दिन जो है भारत में रहना होगा, तभी उसका जो है आधार इनरोल होगा, ठीक है। और उसके एड्रेस प्रूफ भी शो करना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं? मतलब आप अगर आधार से कोई संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है तो आप किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं? देखिए 1947 नंबर जो दिया हुआ है, आप इसी नंबर, विच इज द फॉलोइंग कॉन्टेक्ट नंबर विच इज रेसिडेंट फॉर द रिसोल्यूशन टू देयर कंसर्न ग्रीवेंस रिलेशन रिलेटेड टू आधार, ठीक है। 1947, अब इसे याद करने के लिए एक सिस्टम ये रखिए कि भारत देश कब आजाद हुआ? 1947 में। अब भारत देश 1947 में आजाद हुआ, तो वहीं से जो है आधार प्रक्रिया शुरू हो गई, तो आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधार इज यूनिक बिकॉज, आधार एक विशिष्ट है क्योंकि, भाई क्यों विशिष्ट है? क्योंकि यह बताता है कि दो निवासियों के पास एक जैसा आधार संख्या नहीं होगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का आधार संख्या जो है, आधार नंबर जो है वह एक नहीं होने वाला, उसका अलग अलग ही आधार नंबर जो है एक नहीं रहेगा, उसका अलग अलग ही नंबर रहने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट इनरोलमेंट सेटअप, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? तो यहां पर कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, बम डिटेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं, और आइरिस स्कैनर होना चाहिए। यहां पर ये तीन होने चाहिए, और किसकी आवश्यकता नहीं है? बम डिटेक्टर की। आप बम थोड़ी चेक कर रहे हो यहां पर अपने आप सेंटर में, ठीक है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज आप बोर मत होइए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, सिर्फ वीडियो आप देखते रहिएगा। वीडियो देखने मात्र से ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूआईडीआई का परिचय से ही अभी फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है? एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, गलत है। आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है। वित्तीय मतलब कि उसके पास कितना धन है, कितना पैसा है, ये सारा। आधार कलेक्टेड फाइनेंस इंफॉर्मेशन, गलत, ये भी नहीं रहेगा। आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आधार कोई नागरिकता बनने की कि आप यहां भारत देश के निवासी हो, इसका कोई ऑथेंटिकेट ये नहीं है कि आप भारत देश के निवासी ही हो, मतलब ये कोई नागरिकता के सबूत नहीं दिया जा सकता। कुल मिला के ये कहने का मतलब ये। अब अगला है, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। मतलब इससे ये होता है क्लियर कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, और आधार नंबर डालते ही आप फिंगरप्रिंट, सारे सेटअप में आप बैंक वगैरह में आप फिंगर से ही पैसा निकाल सकते हो। बहुत सारी फायदे इससे मिल जाते हैं। सिर्फ आप, मतलब आप अगर इतना पढ़े लिखे भी नहीं हो तो तब भी आप फिंगरप्रिंट से, इनरोलमेंट से आप पैसा निकाल सकते हो, वो भी आधार इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवासी की विशिष्ट पहचान पत्र के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? आधार यूज टू which of the given to unique identification for identification the resident, निवासियों की जो पहचान करने के लिए जो है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें निवासियों का नाम और पता नहीं है। देखिए निवासी का पता करने के लिए सबसे जरूरी ये बात है कि उंगलियों के निशान जो होनी चाहिए और आंखों की पुतलियां, ये दोनों जो है ऑथेंटिकेट की जाती हैं, जिससे कि निवासी को पता चल पाता है कि जो काम हो रहा है आधार का क्या काम है। पहचान करने के लिए आधार ये इस प्रकार काम करता है, बायोमेट्रिक आइरिस लेकर और उसकी आंखों की पुतलियां को लेकर, ठीक है। तो इसमें चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द गिवन इज ट्रू अबाउट आधार? आधार के बारे में कौन सा सही कथन है? यह इट इज जस्ट अनदर कार्ड, या सिर्फ एक कार्ड है और कार्ड है? आधार will collected and records demographic and biometric information for generation of आधार। आधार संख्या सजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल यही आपका सही होने वाला है। इससे क्या होगा कि आधार संख्या सजन से जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन और इन सभी का रिकॉर्ड जो है आपके नंबर पे रखा जाता है, और गवर्नमेंट के पास भी इसका जो है पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है इज ए डॉक्यूमेंट टू कन्वे द आधार नंबर इज टू ए रेसिडेंट। संख्या निवासियों के आधार सूचित करने के एक दस्तावेज है। तो आधार लेटर जो होता है, आधार एक ऐसा है कि मतलब कि इससे निवासियों का सूचित करने के एक दस्तावेज के तौर पे आप कहीं भी दिखा सकते हो। ऑथेंटिकेट है ये कि गवर्नमेंट द्वारा ये प्रोवाइड है, इस आदमी यहीं का निवासी है और ये सारा कुछ इसमें मतलब गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे नागरिकता साबित नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर ये फॉल्स ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, फॉल्स। इससे नागरिकता साबित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, आधार संख्या के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन एनरोलमेंट की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रहे हैं। तो ये बात सही है कि अगर कोई व्यक्ति जो है भारत में 180 दिन निवास कर लेता है, जो कि 365 दिन में, तो वह उसे जो है आधार प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वह आधार के लिए वह इनरोलमेंट कर सकता है। ठीक है, इतना है। यूआईडीआई और आधार का परिचय में क्या है कि यूआईडीआई एक दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त है। बिल्कुल सही बात है कि मतलब आप इससे ये क्लियर कर पाते हैं कि यह एकदम ऑथेंटिकेट है, वही व्यक्ति है। आधार देखकर ही आपको कहीं कहीं अंदर जाने देते हैं। और आपको पता होगा तो इसमें देखिए, आधार इज 15 डिजिट नंबर, बिल्कुल सही। आधार में सॉरी गलत, 16 डिजिट होते हैं इसमें। आपको यहाँ पर ये झूठ रहेगा क्योंकि आप देखते सॉरी 12 डिजिट होते हैं। 4 4 4 4 4 के पेयर में डिजिट होते हैं। जैसे ये एक नंबर हो गया, जैसे 80 96 4 समथिंग इतना डॉट 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 4 4 के पेचर में टोटल 12 नंबर होते हैं। ठीक है, आधार आपके कितने डिजिट होते हैं आधार में? तो टोटल 12 डिजिट ही रहते हैं। ठीक है, 12 डिजिट। तो आप 15 डिजिट नहीं होते, ये गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार जो है, अब यहां से आपका जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि रजिस्ट्रार, दाखिल एजेंसी और नामांकन स्टाफ, मतलब रजिस्ट्रार, इनरोलमेंट एजेंसी और इनरोलमेंट स्टाफ के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से लगभग आपके 17 क्वेश्चन आने हैं और ऊपर वाले से आपके 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने टोटल 30 क्वेश्चन किया, 30 क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और यहां से जो आगे क्वेश्चन करेंगे आप, यहां से आपके 17 क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। रजिस्ट्रार, दाखिल, खारिज और एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है? तो which is the entity among the following of eligible for become a registrar? कौन सा व्यक्ति कह रहा है इसमें, और या कोई संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है?
तो सबसे बड़ी बात है, कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय या राज्य सरकार के इंटर जो मतलब कोई भी संस्था को इसमें टेंडर दिया जा सकता है और उसमें से एक रजिस्ट्रार जो है क्रिएट कर दिया जाएगा, जो कि आधार से संबंधित जो है कार्य को वह अपनी देखरेख में करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आधार इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, रजिस्ट्रार द्वारा किसे नहीं किया जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अवॉइडेड नॉट डू बाय डन इन रजिस्ट्रार। तो निष्पादन निगरानी है, लेखा परीक्षण के लिए जिम्मेदारी, या रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड लेवल एग्जीक्यूटिव ऑडिटर। तो इसमें आपका थर्ड जो है, जो कि लिखा है ड्यूरिंग एनरोलमेंट फॉर एनी पर्पस अदर देन आधार एनरोलमेंट अपडेट। किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति आता है, किसी प्रयोजन के लिए नामांकन दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग, आप अपना आधार देता है अपडेट कराने के लिए, तो आप उसका आधार यूज करके अपडेट में यूज करते हैं, उसके बाद उसका आधार कहीं और भी यूज कर लेते हैं। तो ये किसी रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रार को ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही हटा देना चाहिए। ठीक है, ये चीज बताई गई है। उसके बाद अगला काम इसमें दिया गया है कि आधार नामांकन अपडेट के लिए। ठीक है, नामांकन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, तो इनरोलमेंट होता है। रजिस्ट्रार शैल बी ऑल टाइम्स एबिलिटी टू द कोड ऑफ कंडक्ट एज ए स्पेसिफिकेड इन फॉर द आधार इनरोलमेंट। तो आधार नामांकन अपडेट के लिए में से निविदा रजिस्ट्रार द्वारा हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। मतलब किस एक्ट के तहत? आधार अधिनियम 2016 और आधार विनिमय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इसका पालन करना चाहिए। उसके बाद अगला है, एजेंसियों के आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसी का नामांकन एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध करता है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप थोड़ा सा फास्ट चलते हैं जिससे कि सारा कुछ क्लियर हो जाए जल्दी से, नहीं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एजेंसी। ठीक है, एजेंसी के आवेदन के मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार और योग्य एजेंसी के नामांकन एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध करता है। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रार और यूआईडी का काम होता है। रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? तो व्हाट इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार के लिए एक आधार अधिनियम इसका पालन करना चाहिए। उसके बाद एनरोलमेंट एजेंसी को किराए पर ले संलग्न करे, इसके लिए कामकाज की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हाँ भाई, कोई अगर आधार का काम ले रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि क्या नामांकन और रजिस्टर संचालन के लिए कोई इसके लिए नियुक्त नामांकन एजेंसी जो प्रामाणिक है। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान देना होता है, तो इसमें सभी देखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार कौन सा व्यक्ति जो है संस्था नियमित में से बीच में एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। विच द पर्सन एंटायर अमंग द फॉलोइंग एलिजिबल बिकम द एनरोलमेंट एजेंसी। तो एनी इंडिविजुअल फुलफिल द कंडक्टिंग मेंशन द आरएफई एनरोलमेंट एजेंसी स्पेशल रजिस्टर यूआईडी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि यूआईडी के द्वारा निर्दिष्ट आरएफआई में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है, तो वह यूआईडी बन सकता है, आधार और रजिस्ट्रार बन सकता है। ठीक है, मतलब आधार वेरिफिकेशन के लिए एजेंसी ले सकता है। ठीक है, तो बाकी सारी कोई जरूरत ही नहीं आगे पढ़ने की, तो आप लोग जल्दी जल्दी करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, नीचे जाते हैं पहले। यहां पर दिया हुआ है, which is the following criteria should the individually qualified to the individual supervisor role।
मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए वह 10+2 पास हो, शुड बी आधार नंबर, उसके पास आधार नंबर हो, शुड हैव द ऑब्टेन्ड सुपरवाइजर सर्टिफिकेट फ्रॉम ए टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी, ठीक है। तो उसके पास एक आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। शुड हैव ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट टू इन ए बेसिक कंप्यूटर, कोई एक कंप्यूटर बीसीए, ट्रिपल सी या कोई एडीसीए, तो आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए और एक आपके पास आधार होना चाहिए। यही सारी जो है क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही है, कि जो कि 1, 2, 3, 4 सारे ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यवेक्षक के रूप में उसकी में से भूमिका शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से क्या एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। मतलब विच इज द फॉलोइंग शुड हैव इंडिविजुअली प्रोसेस टू बिफोर स्टार्टिंग ही हिज रोल ए सुपरवाइजर, क्या प्राप्त होना चाहिए। तो उसमें जो है आपका जो है स्थानीय भाषा, कीबोर्ड और साथ में लिंकतरत सहज होना चाहिए। मतलब शुड बी ए कंफर्टेबल विद लोकल लैंग्वेज, कीबोर्ड एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जहां पर आप आधार का काम कर रहे हैं, आधार का काम ले रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का वगैरह नॉलेज होना चाहिए और उसका कीबोर्ड जो है उसी भाषा में होना चाहिए जिससे आप कर सकें, चीजों को आसान कर सकें। चलिए, निम्नलिखित में से नामांकन केंद्र पर्यवेक्षक आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। Who is the among of following responsible for the setting up the laptop desktop is Aadhar's client installment and testing and the enrollment center, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो है पर्यवेक्षक ही जिम्मेदार होता है, जो कि ऑपरेटर सुपरवाइजर होता है, ठीक है। सुपरवाइजर ही से पूरा देख रेख में होता है कि आपका लैपटॉप जो है, कंप्यूटर जो है किस प्रकार चल रहा है, किस प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है उसमें, आप कोई और उसका जो है सही से क्रियान्वयन कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक ऑथेंटिकेट एप्लीकेशन डिप्लॉयड किया जाता है ना, तो उसके लिए होता है। अब अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा कराना होता है। पर्यवेक्षक का नामांकन एजेंसी के पास सुपरवाइजर मस्ट सबमिट ही सी हर ऑन बोर्डिंग फॉर्म, अपना आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा कराना होता है, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित प्रमाणीकरण और प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय ऑथेंटिकेशन ऑफ रीजनल ऑफिसर को प्रस्तुत करता है। मतलब आपको ये जब इसको अप्लाई करते हैं तो ऑन ए बोर्डिंग फॉर्म एक दिया जाता है, जो कि जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन फुलफिल होती है, और वो बोर्डिंग फॉर्म जो होता है वो सत्यापन के लिए किसे दिया जाएगा, वहां के ऑथराइज रीजनल ऑफिसर जो होगा उसे प्रोवाइड किया जाएगा कि आप का क्या डिटेल है, और वही आपको आपका इनरोलमेंट सेंटर जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है कि परिचयकर्ता आधार नामांकन के मामले में इन केस ऑफ इंट्रोड्यूसर बेस्ड द इनरोलमेंट विच ऑफ गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन शैल बी कलेक्टेड। जो परिचयकर्ता होता है उससे और कौन से इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट किए जा सकते हैं। परिचयकर्ता के हस्ताक्षर, परिचयकर्ता के अंगूठे के निशान, परिचयकर्ता का आधार संख्या। तो इसमें से कौन सा सही है। तो जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, परिचयकर्ता आधार नामांकन के मामले में दी गई कोई कौन सी अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना चाहिए, तो अतिरिक्त जानकारी में वो ऑथेंटिकेट करेगा कि आप वही व्यक्ति हो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपका देख रहा है। जैसे कोई इनरोलमेंट ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वह आधार ऑथेंटिकेट कर रहा है, तो वह अपना ही पूरा परिचय बताता है, मतलब अपना ही डिटेल वो सबमिट करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि आपने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं, आपके पास उसका तो कोई एक वैलिड प्रूफ होगा, उसी को आप देखकर जो है, मान लीजिए उसका 10th का मार्कशीट आप देख के क्वालिफाइड कर दिए कि हाँ ये फला व्यक्ति है और इसका डेट ऑफ बर्थ फला है, ठीक है।
उसका निवास प्रमाण पत्र आप देख लिए, उससे आप कंफर्म कर सके कि यह यहाँ का निवासी है। तो इन सभी चीजों को जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तो परिचयकर्ता के अंगूठे का निशान भी लगता है, उसका आधार नंबर लगता है और परिचयकर्ता के जो ई डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो भी लगता है। ठीक है, तो ये होता है। अगला क्वेश्चन है, एज ए पार्ट ऑफ मैनेजिंग द एनरोलमेंट सेंटर, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ए सुपरवाइजर डू, पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए। सुपरवाइजर जो है उसको क्या करना चाहिए, तो साइन ऑफ एवरी एनरोलमेंट ऑफ आधार क्लाइंट, आधार क्लाइंट पर हर नामांकन पर साइन आउट करना चाहिए। मतलब कि वो इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाने के उपरांत उसे साइन आउट कर देना चाहिए, साइन ऑफ कर देना चाहिए कि अगला इनरोलमेंट जो है सही तरीके से हो सके। बिल्कुल सही। यूज फाइंड आधार फैसिलिटी टू इंश्योर फ्रेश रेसिडेंट हैव नेवर इनरोल, नए आधार मतलब इनरोलमेंट करने से पहले फाइंड आधार मतलब उसका एक आधार जांच लेना चाहिए कि कहीं उसने इससे पहले भी तो जो है इनरोल तो नहीं किया है। नए निवासी जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सही है। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन इनरोलमेंट ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करे अंत तक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सही है। अब अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक में कम से कम एक बार समकालीन हो। मतलब सुपरवाइजर आल्सो इंश्योर दैट एनरोलमेंट स्टेशन आर सिज्ड एट लास्ट वंस इज एवरी, मतलब सुपरवाइजर को यह ध्यान देना होता है कि वह जो एनरोलमेंट सेंटर में जो क्या चल रहा है तो उसको 10 दिन के अंदर जो है वहां पर एक दिन मौजूद होना पड़ता है कि मतलब कि क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान देनी पड़ती हैं एक सुपरवाइजर को। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुपरवाइजर आल्सो इंश्योर दैट एनरोलमेंट स्टेशन आर सेट। ठीक है, यहाँ पर 10 दिन है। उसके बाद रजिस्ट्रार पर्यवेक्षक विच इज द फॉलोइंग शुड हैव सुपरवाइजर इंश्योर टू बैकअप एंड साइंस एंड एक्सप्लोर डाटा। तो पर्यवेक्षक निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। टेक बैकअप ऑल एनरोलमेंट डाटा टू ए डे इंटरनल हार्ड डिस्क में रखना चाहिए। उसके बाद या तो सेंड ऑल डे टू डे एनरोलमेंट डिटेल टू योर पर्सनल ईमेल में जो रखना चाहिए। सिंस एनरोलमेंट स्टेशन लिस्ट इन एवरी 10 डेज, हर बार सिंक्रोनाइज रोल करना चाहिए, हर 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशन को सिंक करें। ये भी तो इसमें से ये नहीं है। सेव ऑल द डाटा ऑन गूगल क्लाउड में सभी डाटा रखने चाहिए। तो इसमें जो है इसमें दूसरा ऑप्शन सही है जो कि आपको करना होता है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अर्थात इसमें पर्यवेक्षक को हार्ड डिस्क में रखें और 10 दिन में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशन को सिंक करें। और यहाँ पर चौथा है डेटा भेजने के लिए एक रजिस्टर बनाएं। ठीक है, रजिस्टर बनाएं जिससे कि पूरा इंफॉर्मेशन मेंटेन रजिस्टर्ड डाटा एक्सपोर्टेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिन के अंत में पर्यवेक्षक ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई गई नामांकन पैकेज की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। हाँ या ना? तो नहीं, गलत है।
जिनमें परीक्षक आउटर को उसके द्वारा बनाई गई नामांकन पैकेज की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन केस एनी एरर फाउंड, अगर कोई नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। अगर कोई एरर आ जाता है एनरोलमेंट इंटर में तो क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसमें निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आए। ठीक है, कोई डेट दी जाएगी कि 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर आप एनरोलमेंट एजेंसी में आकर इसे फिर से पुनः जो है इसे सही करवाएं। अगला है, निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए। तो उसमें से फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। ठीक है, तो इसके दिन के लास्ट में उसे सबको मतलब वेरीफाई करने के लिए फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करना चाहिए। ए सुपरवाइजर मेंटेन audit to function and enrollment center. How does the audit feedback help the entire team? एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम को मदद कैसे करता है। नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी करता है। ठीक है, सुपरवाइजर का काम यही होता है कि केंद्र पर कार्यों की निगरानी करता है और लेखा परीक्षा कार्य परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करता है। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी रहेगा, जो कि नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करता है। आइडेंटिफाई द एरियाज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनरोलमेंट आधार कैटेगरी। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑपरेटर सुपरवाइजर। एक ऑपरेटर और पर्यवेक्षक कौन होता है। आप किसे आधार मानेंगे कि ऑपरेटर है और सुपरवाइजर। तो नामांकन केंद्र पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति होता है, जिसे कि हम एक ऑपरेटर या एक सुपरवाइजर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए इंडिविजुअली एम्प्लॉयड बाय द एन एनरोलमेंट एजेंसी टू सिक्योर एनरोलमेंट एट द एनरोलमेंट स्टेशन। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता मानदंड है। मतलब एक ऑपरेटर और सुपरवाइजर, ऑपरेटर के लिए कौन सा, सुपरवाइजर के लिए बिटवीन क्या कौन सी मान्यता जो है कंफर्म है। तो उसके लिए क्या है कि व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। मतलब जिसका आप पढ़ाई कर रहे हो उसी की एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रार, दाखिल एजेंसी और नामांकन स्टाफ। निवासियों के आधार नामांकन या अक्टन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो हैज वेरीफाइड सिग्नेचर। सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर। निवासी के आधार नामांकन या एनरोल फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि देखो उसने जांच कर लिया, तुम्हारा डॉक्यूमेंट उसने देख लिया, कोई एनरोलमेंट ऑपरेटर या सुपरवाइजर है, ऑपरेटर है जैसे, तो उसने आपका जो है डाटा देखा और उसको जो है मतलब आपका पूरा एनरोल कर दिया, आपका एनरोलमेंट हो गया। उसके बाद वो अपना सिग्नेचर करेगा। ठीक है, सिग्नेचर करने के बाद ही वो ऑथेंटिकेट होगा कि हाँ उसे या एनरोलमेंट उसकी एक दायित्व है, उसको करना ही चाहिए, शुड बी डन। ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस कैप्चर करते समय
निवासी की स्क्रीन बंद हो। गलत भाई, अगर स्क्रीन ही बंद होगी तो आप कैसे आइरिस और फिंगरप्रिंट कैसे आप ले पाओगे, बताइए। गलत। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर की निवासी से कहा चाहिए कि जो डाटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। इनके कहने का मतलब है ऑपरेटर शुड आस्क द रेसिडेंट क्रॉस चेक, एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि डाटा बीइंग एंटायर रिव्यू डेमोग्राफी डाटा विद रेसिडेंट बिफोर साइनिंग ऑफ। ठीक है, कि मतलब कि ऑपरेटर जैसे चेक कराने आया है उसको एक बार दिखा देना चाहिए कि आपका डाटा ये फिल किया गया है। आप मतलब आप चेक कर लीजिए एक बार, कोई गलती तो नहीं, तो उससे जांच करवा देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर के निवासी से कहा, ये अगला यहां से है, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक सीएससी ऑपरेटर बनना चाहता है उसकी न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो 10वीं पास हो। ठीक है, कहने का मतलब एक इन केस ऑफ आंगनवाड़ी आशा वर्कर है हु वांट्स, मतलब कोई आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता, जो आशा बहू नहीं होती, आशा बहू है और वह जो है एक आधार सुपरवाइजर जो है बनना चाहती हैं, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन की योग्यता होती है, न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए उसकी 10th पास। ठीक है, बाकी सबके लिए इंटर है। ठीक है, सिर्फ आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता के लिए ही 10th है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किसके पास ऑपरेटर के ऑन बोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। मतलब which is following has authorized to approve or reject onboarding of operators। ठीक है, ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग को किसके पास अधिकार है। तो यूआईडीआई के जो क्षेत्रीय रीजनल अफसर होते हैं उनके पास अधिकार है कि ये किसी भी सेंटर का डाटा जो है उसे अप्रूव करें या किसी सेंटर को अप्रूव करें या उसे अनअप्रूव कर दें। ठीक है, रिजेक्ट कर दें, ये उनके पास अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है। कोई बच्चा है उसका नामांकन करना है तो क्या उपयोग किया जाएगा। CSA टेबलेट। ठीक है, ये एक प्रकार का टेबलेट होता है जिससे सारा डाटा जो है उससे कैप्चर कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CSC CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ऑपरेटर को जो है सीधा बायोमेट्रिक डाटा जो है उठा लिया जाता है, उसी से वह ऑपरेटर को ऐड कर लिया जाता है और वह ऑपरेटर जो है वहां से वर्क कर सकता है, कोई भी ऑपरेटर वर्क कर सकता है। अब अगला, हु इज वेरीफायर, सत्यापनकर्ता कौन है। तो यहां पर जो है, अब यहां पर बहुत सारे जो पुष्टि करता है कि दी गई बायोमेट्रिक ठीक है। अगला है, वन हु वेरीफाई द डॉक्यूमेंट एंड एनरोलमेंट अपडेट फॉर सबमिटेड बाय रेसिडेंट, व्यक्ति निवासी द्वारा प्रमुख दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है, जो कि यह वेरीफाई करता है कि आपके द्वारा समस्त जो दी गई जानकारी ठीक है और मैं इन्हें पुष्टि कर देता हूं। ठीक है, तो वो एक सत्यापन करता होता है। अगला है, who among the following will suited for role of verifier, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है।
तो रिटायर्ड सरकारी अधिकारी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है इसके लिए उपयुक्त होता है कि वह इन सभी कार्यों को आसानी से कर सके। रजिस्ट्रार दाखिल एजेंसी और नामांकन स्टाफ निवासियों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित में से दस्तावेज में कौन सा POA मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका होना चाहिए कि कोई इलेक्ट्रिक बिल हो और बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, ठीक है, वो सबसे सुटेबल होता है। और या तो राज्य रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन पैन कार्ड की फोटोकॉपी, नहीं, सबसे बढ़िया यही है आपका ऑप्शन कि आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र मतलब रेसिडेंस के लिए सबसे बढ़िया जो निवास मतलब जो होता है कि आपका जो है इलेक्ट्रिक बिल हो या आपका निवास प्रमाण पत्र हो, सीधा सीधा निवास प्रमाण पत्र मतलब रेसिडेंस जो है उसका जो है एड्रेस प्रूफ के लिए या तो निवास हो या तो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक बिल हो, ठीक है, ये सारा कुछ आप सत्यापन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच कौन सी अच्छी तरह से सत्यापन करने की भूमिका निभाता है, तो वहां पर आता है आपका कोई सरकारी कर्मचारी। ये सारा हो चुका है। अभी हम 62 क्वेश्चन के ऊपर पहुंचने वाले हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसमें सत्यापन करता सत्यापन के लिए मना कर सकता है, वो कौन सी स्थिति होगी जिसमें वह मना कर सकता है। तो इसमें यदि उससे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं, मतलब डॉक्यूमेंट जो है नकली है, उसके द्वारा यह पता चलता है, तो इस स्थिति में वह नकार सकता है सत्यापन करने से। और दूसरा यह है कि यदि प्रमाण पत्र में फोटो कॉपी प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि वेरिफिकेशन के डायरेक्ट इनरोल करने के लिए, तो उसमें एक फोटो कॉपी दिखाई जाती है। यदि प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी प्रस्तुत किया जाता है, मतलब आपको ओरिजिनल दिखा के भले दिखाना होता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो भी ले जाएं डॉक्यूमेंट, वो तो वो ओरिजिनल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। POAI के लिए निवासी के नाम युक्त के दस्तावेज की आवश्यकता होती है, मतलब किस जो है POI मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए निवासी के नाम युक्त नाम फोटो युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जिसकी फोटो युक्त मतलब फोटो यहां पर फिल रहेगा, फोटो की आवश्यकता होती है। अगला, एक निवासी के आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि POA मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस में यह चंद्रशेखर है, ठीक है, समझ में आया। एक निवासी है कि आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया, मतलब वो आया, कोई सेंटर आया, ठीक है, सेंटर आया और उसने POI मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन बेस निवासी का नाम मतलब बिजली के बिल में या आप उसमें किसी में नाम जो है उसका चंद्र प्रसाद है, जबकि POA में, ठीक है, POA में उसका जो नाम है चंद्रशेखर है। तो आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे, तो इस तरह के मामले में आपको सीधा सीधा उसको नकार देना है, रिजेक्टेड द एप्लीकेशन। तो इसके लिए वह आदमी क्या करेगा कि जहां पर वह आइडेंटिफिकेशन मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, या तो वह प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज करवाए, मतलब अपना निवास प्रमाण पत्र जो है उसको बदलवाए, उसमें नाम अपना संशोधन कराए, ठीक है। और अच्छा, ये निवास सबसे बड़ी बात होती है कि आपको निवास बनवाना है, उसके लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आपका घर जहां पर होता है तो वहां पर आपको एक परिवार रजिस्टर की नकल होती है, जो कि वहां के सेक्रेटरी, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सेक्रेटरी बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट में
एक सेक्रेटरी बैठता है, सेक्रेटरी के पास जो है, सेक्रेटरी के पास जो है परिवार रजिस्टर की नकल होती है, तो वहां से आप उसकी नकल लेकर आप आधार सेंटर जाएंगे तो वहां पर वो है आपका आधार बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप वहां पर दिखा सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेज प्रमाण में से एक ही नाम में भिन्नता है तो आप मामले को क्या करेंगे? तो POA मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज किया जाएगा। मतलब जो POI मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं, यहाँ पर जो है ज्यादा वैल्यू किसे दी जाएगी? प्रूफ ऑफ एड्रेस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? तो प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें। ठीक है, मतलब जो रीड ऑफ कंप्लीट ट्रेनिंग मटेरियल ऑन आधार एनरोलमेंट अपडेट अवेलेबल ऑन ऑथराइज्ड वेबसाइट एंड गेट सर्टिफाइड, वहां से पढ़े और सर्टिफिकेट प्राप्त करे, उसके बाद वह जो है इसके लिए वैलिडेट हो जाता है, मतलब उसके लिए वह नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपरवाइजर मस्ट इंश्योर दैट स्टाफ एट द सेंटर do not ask for any entity money exception for the prescribed fee। पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करें कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं ले रहा है। मतलब अगर 50 रुपए जो कि प्रेस्क्राइब फीस है, जो कि एनरोलमेंट द्वारा फीस इतनी निर्धारित की गई है, तो आप उससे ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान देना होता है। आप उससे ज्यादा चार्ज कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना होगा। अब अगला क्वेश्चन है 68, यहां पर दिया हुआ है उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी, मतलब बैंक में कोई कर्मचारी है, वहां से रिटायर हो चुका है अधिकारी, दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रुप C के रैंक से नीचे नहीं हो सकता को प्रमाणन के रूप में तैनात किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये बैंक का कोई कर्मचारी के रूप में उसे जो है यहां से रजिस्ट्रार के रूप में बनाया जा सकता है, या और कोई सेवानिवृत्त हो तो उसको यहाँ पर उसको वैलिडेट ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, उससे नीचे ग्रुप C की अधिकारी हो तो उसे सुपरवाइजर की पोस्ट दी जा सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं, रजिस्ट्रार, दाखिला एजेंसी और नामांकन स्टाफ। Which of the following item of information is only corrected for records and no verification will be carried out? Which of the following items of information is only collected for records and no verification will be carried out? निम्नलिखित में से जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता? तो वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी जो है उसे एनरोल्ड के बारे में सिर्फ कलेक्ट किया जाता है डाटा, और उसका जो है कोई सत्यापन की कोई प्रूफ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए? ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि कोई परिवार का कोई सदस्य है और उनके जो सदस्य हैं, ये मुखिया का इनसे क्या कौन सा संबंध जो क्या चेक करके वेरीफाई करेंगे?
तो POR दस्तावेज की सत्यापन,